सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के हर एक नियम को तोड़ता है, जो लोगों की राय से नहीं अपने दिल की आवाज से जीता है, जिसे न तारीफ की भूख है न आलोचना का डर, जो अकेले खड़ा है पूरी दुनिया के खिलाफ सिर्फ अपने सच के साथ। क्या आप ऐसे इंसान को समझ सकते हैं? क्या आप वैसी हिम्मत दिखा सकते हैं, या फिर आप भी दुनिया की भीड़ में बस एक चेहरा बनकर रह जाते हैं? आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक विचारधारा की जो हमें झकझोर देती है, जो सवाल पूछती है, क्या हम वाकई खुद के लिए जी रहे हैं या बस दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में खुद को खो चुके हैं? ये कहानी है हावर्ड रोक की, एक आर्किटेक्ट जिसे समाज जिद्दी, घमंडी और अनाथ कहता है, लेकिन अंदर से वो इतना साफ, इतना शुद्ध है कि उसे समझने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है। वो अपने बनाए उसूलों से कभी समझौता नहीं करता, न क्लाइंट्स की मांगों से, न समाज की सराहना से। उसका एक ही मकसद है, खुद की काबिलियत को ईमानदारी से जीना। लेकिन क्या यह इतना आसान होता है जब पूरा सिस्टम आपको कुचलने पर तुला हो? जब लोग कहते हैं सफलता उन्हीं की है जो सबको खुश करे, तब क्या कोई अकेला इंसान वाकई जीत सकता है? द फाउंटेन हेड सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये आपकी आत्मा से एक संवाद है। ये आपको मजबूर करता है सोचने पर, क्या आप हावर्ड रोर्क हैं या आप पीटर कीटिंग बनकर जी रहे हैं, जो हर बार दूसरों के फैसलों पर अपनी जिंदगी का नक्शा बनाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एन रैंड ने इस किताब के जरिए एक पूरी सोच को जन्म दिया, ऑब्जेक्टिविज्म, यानी वो दर्शन शास्त्र जिसमें इंसान का उद्देश्य है खुद के लिए जीना, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इस किताब की समरी नहीं बताएंगे, हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप खुद से सवाल करेंगे, शायद पहली बार, मैं कौन हूं और क्यों जी रहा हूं? तो अगर आप भी उस भीड़ से अलग सोचते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच में ओरिजिनल होना क्या होता है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि द फाउंटेन हेड आपकी सोच की नींव हिला सकती है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक भीड़ थी, तालियों की गड़गड़ाहट थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू। पीटर कीटिंग कॉलेज का टॉपर बना था, वो उस भीड़ का सितारा था जिसे लोग सक्सेस कहते हैं। लेकिन क्या वाकई वो सफल था? पीटर शुरू से ही वो करता आया जो दुनिया चाहती थी। वो आर्किटेक्चर पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मां ने कहा, बेटा यही फील्ड तुम्हें नाम और शोहरत देगी, और उसने कर लिया। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पेंटिंग में दिल था, लेकिन आर्टिस्ट बनने में जोखिम था, आलोचना थी, भूख थी, इसलिए उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और धीरे धीरे अपनी पहचान मिटा दी। हावर्ड रोर्क, उसका कॉलेज मेट, उसका उल्टा था। रोर्क ने वही किया जो उसका दिल कहता था। उसे मॉडर्न आर्किटेक्चर पसंद था, सीधा, साफ, बिना दिखावे वाला। प्रोफेसर ने उसे कहा, क्लासिक स्टाइल में बनाओ वरना फेल हो जाओगे। रोर्क ने कहा, ठीक है, और फेल हो गया। पीटर ने भी रोर्क के डिजाइन देखे थे, वो उनसे प्रभावित होता था, लेकिन डरता भी था। क्यों? क्योंकि रोर्क की हर ईंट, हर दीवार, हर डिजाइन पीटर को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान याद दिलाती थी। पीटर फ्रैंकनहायर नाम की एक नामी फर्म में काम करने लगता है। वो हर दिन बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी डिजाइन दूसरों की नकल होती है, पर लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि इससे दुनिया को ओरिजिनलिटी नहीं, फैमिलियरिटी पसंद है। एक दिन पीटर को उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, पर वो खुद नहीं बना पाता। वो रोर्क को छुपकर हायर करता है और रोर्क वो डिजाइन बना देता है जो दुनिया की कल्पना से परे था। पीटर को क्रेडिट मिलता है, नाम, शोहरत, मैगजीन कवर, सब कुछ। लेकिन क्या आत्मा भी तृप्त होती है? एक दिन पीटर अकेले शीशे में खुद को देखता है। चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन आंखें पूछती हैं, तू कौन है? वो दोस्त कैथरीन से प्यार करता था, पर शादी करता है एक अमीर लड़की से ताकि स्टेटस बना रहे। हर फैसला उसका नहीं होता, या मां का होता है या भीड़ का। हर मुस्कान उसके अंदर के खालीपन को छुपाती है। भावनात्मक सवाल, क्या आपने कभी दूसरों की पसंद के लिए खुद को बदला है? क्या आपने कभी अपनी ओरिजिनल वॉइस को भीड़ की आवाज में दबा दिया है?
पीटर ने भी ऐसा किया और हर बार वो और खोखला होता गया। अब सोचिए, एक आदमी जो सब कुछ पा चुका है, पैसा, नाम, शोहरत, पर रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिल जानता है कि ये सब किसी और के रास्ते से मिला है। पीटर की कहानी एक चेतावनी है कि अगर तुम अपनी आत्मा को शांत कर दोगे तो दुनिया तुम्हें सक्सेसफुल तो कहेगी, पर तुम खुद से कभी आंख नहीं मिला पाओगे। पीटर ने अपनी आत्मा बेची थी। अब मिलिए उस इंसान से जो दूसरों की आत्माएं खरीदता है। अब हम द फाउंटेन हेड के अगले भाग पर आते हैं, एल्सवर्थ टूही जॉन की कहानी। यह वह व्यक्ति है जो हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ता है और वह हर किसी को अपनी नीति के तहत ढालने की कोशिश करता है। पार्ट 2, एल्सवर्थ टूही, मापदंडों से परे की शक्ति। एल्सवर्थ टूही एक नाम था, पर क्या उसका नाम किसी के दिल में था? नहीं, वो किसी के लिए एक हीरो नहीं था, वह तो आइडियाज़म का मास्टर था। टूही एक आलोचक था, लेकिन उसने कभी कोई काम नहीं किया। वो एक लेखक था, लेकिन उसकी रचनाएं कभी किसी को याद नहीं रही। वो एक प्रीचर था, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। वो लोगों की कमजोरियां मार्क्स पहचानता था और उन पर हमला करता था। टूही की रणनीति थी, कमजोर को और कमजोर बनाओ। वो ऐसे विचार फैलाता था जो लोगों को अपनी आत्मा और शक्तियों से दूर कर देते थे, और उसकी शक्ति यही थी कि उसे लोगों की कमजोरी समझने का तरीका बहुत अच्छा था। किसी की आत्मा को कैसे तोड़ा जा सकता है? वेरी सिंपल, उसको बिया मुस्कान और सराहना को न्या दो। लेकिन यह सराहना केवल इस कभी न खत्म होने वाली आलोचना सीजन के रूप में होती थी। वह दुनिया को यह समझाता था कि असल शक्ति, असल सफलता वह नहीं जो रोग की तरह खड़ा होता है, बल्कि वह है जो दूसरों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। वह लोगों को यह सिखाता था कि यदि तुम चाहते हो कि दूसरों से प्यार मिले तो खुद से समझौता करो, दूसरों के सामने झुको और उनकी इच्छा के अनुसार चलो। टूही का पसंदीदा हथियार था सामूहिकता। वह यह बताता था कि हर व्यक्ति का जीवन अकेला नहीं होता, वह भीड़ का हिस्सा है और केवल भीड़ के भीतर ही सच्ची सफलता छुपी होती है। टूही का मानना था कि इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, एक बुराई है। उसे तो यह चाहिए था कि सब लोग एक जैसे सोचें, एक जैसे रहें, क्योंकि वह जानता था तब वह उन्हें नियंत्रित कर सकेगा। फिर आता है पीटर कीटिंग, जिसे टूही अपने ही रास्ते पर ढालता है। कीटिंग की कमजोरियों का फायदा उठाकर टूही उसे अपनी दिशा में मोड़ता है। टूही अपनी शक्ति का इस्तेमाल सबको अपनी पसंद के हिसाब से ढालने में करता है। उसकी एक और चाल थी समाजवादन को बढ़ावा देना, जिससे लोग समझ सकें कि सभी के लिए एक जैसा होना ही सबसे बेहतर रास्ता है। वह यह बताता था कि व्यक्तिगत सफलता और एकजुटता के बिना कोई भी नहीं जी सकता। टूही ने अपनी शक्ति से दुनिया को अपनी तरह से बदलने का सपना देखा, पर क्या रोग की जैसी आत्मा उसके नियंत्रण में आ पाएगी? आगे जानिए। गेल वाइनैंड, एक आदमी जो अपने सपनों के बीच फंसा था। पार्ट 3, गेल वाइनैंड, शक्ति की तन्हाई। गेल वाइनैंड एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोग सिर झुका देते थे। वह एक मीडिया सम्राट था जिसने अपने अखबार द बैनरस्टापियानर के जरिए अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। उसका साम्राज्य था पत्रकारिता, और वह उन शब्दों से सत्ता कायम करता था जो बाकी सबको अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकते थे। वाइनैंड का जीवन एक बेहद ही सफल और शक्तिशाली रास्ते पर था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके भीतर कुछ था जो हमेशा उसे असंतुष्ट करता था, जो उसे अपनी सफलता से दूर और दूर खींचता था। उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक शून्यता जिसे वह कभी भर नहीं पाया। क्या वह सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा? क्या उसकी सफलता केवल बाहरी रूप से थी, या उसके भीतर की तन्हाई का कारण कुछ और था? द राइज ऑफ गेल वाइनैंड। वाइनैंड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां वह खुद को बहुत तंगहाल पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अपने भीतर एक ताकत पहचानी, कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता। अपनी संघर्षशीलता और मेहनत से उसने खुद को और अपनी जिंदगी को ऊपर उठाया। उसकी कड़ी मेहनत ही थी जिसने उसे एक छोटे से समाचार पत्र के संपादक से लेकर एक बड़ा मीडिया सम्राट बना दिया। द स्ट्रगल विद इन, अ मैन टोर्न बिटवीन पावर एंड सोल,
विनेंट की अपनी दुनिया पूरी तरह से उसकी बनाई हुई थी। वह एक शक्तिशाली व्यक्तित्व था, उसके पास धन था, प्रसिद्ध थी और लोग उसकी राय का सम्मान करते थे। लेकिन उसे महसूस होता था कि उसकी सफलता के बावजूद वह भीतर से खाली था। विनेंट की सबसे बड़ी दुविधा थी कि वह अपने अखबार द बैनर के माध्यम से लोगों को तो नियंत्रित कर सकता था, परंतु वह खुद को कभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया था। वह एक तरफ उन सिद्धांतों पर जीने का इच्छुक था जो हावर्ड रोर्क जैसे लोग जीते थे, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और बिना किसी समझौते के। लेकिन दूसरी ओर वह यह भी जानता था कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह समाज के नियमों और अपेक्षाओं को ही बढ़ावा दे रहा था, जिनसे उसे कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती थी। वाइनेंट का जीवन एक तरह से समझौते और देशमाज के झूठन से भरा हुआ था। उसका दिल उस जीवन को चाहता था जो उसने कभी रोर्क जैसे स्वतंत्र और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान से देखा था, लेकिन उसकी दुनिया उसे कभी भी इसे अपनाने की इजाजत नहीं देती थी। द मीटिंग विद हावर्ड रोर्क। एक दिन हावर्ड रोर्कफोन का नाम वाइनेंट के कानों तक पहुंचा। वह सुनता है कि रोर्क के डिजाइन बिल्कुल अलग हैं। वह समाज से बिल्कुल इतर और स्वतंत्र है। रोर्क ने हमेशा अपनी कला और जीवन के सिद्धांतों को पहले रखा है और उसने कभी भी किसी से समझौता नहीं किया। रोर्क का नाम सुनते ही वाइनेंट को लगता है कि वह किसी खास व्यक्ति से मिल रहा है। रोर्क के डिजाइन में कुछ था जो उसे आकर्षित करता था। रोर्क का विश्वास, उसका आत्मविश्वास और उसका दृष्टिकोण, यह सब वाइनेंट को महसूस होता है कि वह कभी भी अपने जीवन में नहीं पा सका। रोर्क से मिलने के बाद वाइनेंट उसे अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करता है। वह उसे अपने अखबार में काम करने का प्रस्ताव देता है ताकि रोर्क के डिजाइन और विचारों को दुनिया के सामने लाया जा सके, लेकिन रोर्क उसकी बातों को नकार देता है। रोर्क ने कहा, मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, न कि वह जो समाज मुझे करने के लिए कहे। यह वाक्य वाइनेंट के भीतर एक गहरी खलल पैदा करता है। उसने सोचा था कि वह रोर्क जैसे व्यक्ति को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना सकता है, लेकिन रोर्क ने साफ तौर पर यह बता दिया कि वह किसी भी समझौते से परे है। इस घटना ने वाइनेंट को अंदर से हिला दिया। वाइनेंट्स रियलाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। वाइनेंट के मन में एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ वह अपनी शक्ति और साम्राज्य की दुनिया से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर वह रोर्क जैसी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की चाहत महसूस करता है। वह महसूस करता है कि वह जिस रास्ते पर है वह उसे कभी भी असली संतुष्टि नहीं दे सकता। वह यह समझता है कि जो उसने हासिल किया है वह सिर्फ बाहरी ताकत है, अंदर से वह खाली है। वाइनेंट को यह महसूस होता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह कभी भी उस जीवन को नहीं जी पा रहा जो उसे असल में चाहिए था। क्या वह कभी अपनी आत्मा को समझ पाएगा? क्या वह रोर्क की तरह अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा हो सकेगा? वाइनेंट का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या वह कभी अपने जीवन को रोर्क जैसे सिद्धांतों से जोड़ पाएगा? क्या वह अपनी आत्मा को समझ पाएगा? क्या रोर्क के प्रिंसिपल और सेल्फ रिलायंस उसे अपनी दिशा दिखा पाएंगे? अगले भाग में जानिए हावर्ड रोर्कवन की यात्रा में क्या होगा। पार्ट 4। हावर्ड रोआर्क। अपनी डेस्टिनी का सच्चा आर्किटेक्ट हावर्ड रोआर्क फ्रीडम और क्रिएशन के आत्मा का असली प्रतीक स्टोरी में एंटर करता है। जो दूसरे पात्र हमसे मिल चुके हैं उनके विपरीत रोआर्क किसी से स्वीकृति या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं मानते। उनकी यात्रा किसी से समझौता करने की नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान उनको बनाए रखने की है। रोआर्क की कहानी आत्मसत्य, अंदर से प्रेरित उद्देश्य और दृष्टिकोण का है, जिसे कोई बाहरी प्रभाव हिला नहीं सकता। रोआर्क की यात्रा बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। बचपन से ही यह स्पष्ट था कि वह दूसरों से अलग हैं। जबकि दूसरे आर्किटेक्ट पारंपरिक डिजाइनों का पालन करते हैं, रोआर्क ऐसा नहीं करते। वह सामान्य डिजाइन को खारिज करते हैं और वह अपनी स्वयं की सहजता और विश्वासन के आधार पर डिजाइन करते हैं। जब भी उनसे परंपरा और समाज से जुड़ी कोई अपेक्षाएं होती, वह उन्हें ठुकरा देते थे। उनकी असली पहली या नाकामी तब होती है जब वे आर्किटेक्चर स्कूल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उन्हें निकालने का कारण यह नहीं था कि वह काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने परंपरागत डिजाइनों से हटकर अपनी असली कला को चुना था। वे अन्य छात्रों की तरह डिजाइन नहीं करते थे, वे दिल से डिजाइन करते थे और उनके डिजाइन
उनके अंदर के भावनाओं और दृष्टिकोण का अक्स थे। रोआर्क के लिए चार्ट का मतलब समाज को खुश करना या परंपरा का पालन करना नहीं था, बल्कि यह था किसी वास्तविकता को व्यक्त करना जो उनके आंतरिक सत्य के साथ मेल खाती हो। ननस्क्यूहिया, रोआर्क की प्रारंभिक संघर्ष, उसकी असली परीक्षा। कभी कभी संघर्ष ही व्यक्ति का सच्चा चरित्र भी उभारता है। जब रोआर्क की पढ़ाई पूरी होती है और उनके पास नौकरी की कोई संभावना नहीं होती, वह वित्तीय संकट से गुजरते हैं। उन्हें पता था कि अगर उन्हें अपने डिजाइन को स्वीकार करवाना है तो यह बहुत संघर्षपूर्ण होगा। ऐसे में हेनरी कैमरन, जो एक पुराना प्रसिद्ध आर्किटेक्ट था, उसे काम देने का प्रस्ताव करता है। लेकिन कैमरन भी दुनिया से कट चुका था, क्योंकि वह भी पारंपरिक डिजाइन से असहमत था। कैमरन का आदर्श रोआर्क के लिए एक सौंदर्य प्रेरणादायी बनता है और वह उसे बताता है कि अगर वह सच्चाई के रास्ते पर चलता रहेगा तो समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन रोआर्क को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका विश्वास है कि कला केवल तब सही होती है जब वह इन स्वयं के सत्य उनसे उत्पन्न हो। रोआर्क का पहला बड़ा संघर्ष थी। रोआर्क को एक बड़ा मौका मिलता है जब उन्हें एक शानदार इमारत का डिजाइन करने का अवसर मिलता है, लेकिन उस परियोजना के साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी। डिजाइन को पारंपरिक बनाना होगा ताकि जनता उसे स्वीकार कर सके। रोआर्क इसे ठुकरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि उन समझौता करना उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। रोआर्क के द्वारा यह इनकार उसे कई तरह की कठिनाइयों में डाल देता है। वह एक कड़ी वित्तीय स्थिति से गुजरता है और आर्किटेक्ट के रूप में उसकी पहचान मिट जाती है। लेकिन इसका रोआर्क पर कोई असर नहीं होता। वह कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। तरोसक की पहली बड़ी सफलता। हालांकि रोआर्क संघर्षों में उलझा हुआ था, उसकी असली पहचान एक जो स्मार्ट डिजाइनर सेन के रूप में बननी शुरू होती है। जब वह हेलर हाउसमान का डिजाइन करता है तो वह आधुनिकता की नई दिशा खोलता है। यह डिजाइन पारंपरिक से हटकर था और इसकी सुंदरता, कार्यक्षमता और नवीनता से दुनिया चकित हो उठती है। हेला हाउस के रूप में रोआर्क की पहली सफलता होती है जो उसे पहचान दिलाती है। लेकिन रोआर्क की सफलता का असली रहस्य यह है कि वह लोकप्रियता या धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला और व्यक्तिगत सत्य के लिए काम करता है। उसकी रचनाएं खुद उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। रोआर्क का दर्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शक्ति। रोआर्क के लिए व्यक्तिगतता केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब वह दुनिया से निराश होते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को समझ नहीं पाएगा, तो वह इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं। रोआर्क समझते हैं कि समाज की मूलभूत समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि लोग समूह मानसिकता में बंधकर जीवन जीते हैं। वह यह मानते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार पुरुष है और इसी स्वतंत्रता को वह अपने डिजाइनों के जरिए व्यक्त करते हैं। रोआर्क का दूसरों के साथ संबंध, निष्ठा, प्रेम और विश्वासघात। रोआर्क के संबंध बहुत ही जटिल होते हैं। वह केवल उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जिनकी सोच उनके जैसी होती है। वे पीटर कीटिंग जैसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं जो समझौतावादी हैं और केवल दूसरों के कंधों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन डोमिनिक फ्रैंकोन, जो खुद को रोआर्क की एक दीवानी मानती है, उसे रोआर्क के दृष्टिकोण से प्यार है। वह उसे सच्चा आर्टिस्ट मानती है, लेकिन उसकी चिंता यह भी है कि रोआर्क को समाज नष्ट कर देगा। रोआर्क और डोमिनिक का रिश्ता बेमिसाल है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें एक दूसरे की पहचान को नष्ट करने का डर भी है। यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें दोनों के जीवन के सबसे सच्चे पहलू सामने आते हैं। रोआर्क का अंतिम संघर्ष। रोआर्क का अंतिम संघर्ष तब आता है जब उसे एक बहुत बड़ी परियोजना स्टोडर्ड टेम्पलन का डिजाइन करने का प्रस्ताव मिलता है। यह परियोजना उसकी जीवन भर की सबसे बड़ी सफलता बन सकती है, लेकिन एक शर्त जुड़ी होती है। उसे डिजाइन को बदलने का आग्रह किया जाता है ताकि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। रोआर्क इस शर्त को नकारते हैं क्योंकि वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। उनका यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक क्षण ही साबित होता है। क्या उनका आध्यात्मिक संकल्प इस कड़ी चुनौती में पराजित होगा, या वह उस रास्ते पर चलते रहेंगे जिसे केवल उन्होंने चुना था, बिना किसी आशा या समर्थन के?
रोआर्क का संघर्ष अब अपनी अंतिम परीक्षा उन पर पहुंच चुका है। क्या वह अपने विश्वासों और सिद्धांतों के साथ जिंदा रह पाएंगे? क्या उनका अद्वितीय आर्टिस्टिक दृष्टिकोण उन समाज को बदलने में सफल होगा या वह नष्ट हो जाएंगे? भाग 5, हावर्ड रोआर्क का अंतिम संघर्ष, निर्णायक पल। अब हम द फाउंटेन हेड, जो हावर्ड रोआर्क के जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। यह भाग उस आर्किटेक्ट के संघर्ष, उसकी आत्मखोज और समाज के खिलाफ उसकी लड़ाई की एक गहरी और अधिक सशक्त छवि प्रस्तुत करता है। हावर्ड रोआर्क मन को अब अपने सबसे बड़े सिद्धांत और औदविश्वास कॉमन को साबित करने का समय आ गया है। यह हिस्सा हमें यह दिखाता है कि वह सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सृजनात्मकता और आदर्शों के लिए हर चीज को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। रोआर्क और टेम्पल प्रोजेक्ट का संघर्ष। रोआर्क को स्टॉडर्ड टेम्पल्स का डिजाइन बनाने का प्रस्ताव मिलता है, जो एक विशाल और प्रतिष्ठित निर्माण है। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी। यह परियोजना उसकी भविष्यवाणी को परखने का मौका है, क्योंकि यह एक ऐसा डिजाइन है जिसे पूरा करने के लिए उसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ समझौता करना होगा। यहां पर एक बात साफ है, रोआर्क के लिए समाजमोक्वो या पाइक्स लोगों की अपेक्षाएं कोई मायने नहीं रखती। वह केवल अपनी आत्मा और कला की सच्चाई उनको सच साबित करने के लिए काम करता है। इसीलिए जब निर्माण में कुछ बदलाव करने के लिए कहा जाता है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, तो वह इसे पूरी तरह से नकार देता है। यह स्वीकृति उसके लिए एक जिंदगी की परीक्षा मौन बन जाती है। वह जानता है कि अगर वह अपने डिजाइन में कोई भी बदलाव करता है तो यह उसकी पूरी पहचान और सृजनात्मकता को नष्ट कर देगा। डोमिनिक और रोआर्क का गहरा रिश्ता। इस समय डोमिनिक फ्रैंकोन और हावर्ड रोआर्क का संबंध और भी गहरे स्तर पर विकसित होता है। डोमिनिक, जो पहले रोआर्क की कला और दर्शन के प्रति आकर्षित थी, अब उसे एक सशक्त प्रेमिका और समर्थक के रूप में देखती है। उनका प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सच्चाई और आत्मविश्वास की पवित्रता है, लेकिन साथ ही इस रिश्ते में कई तरह की खुलझने और दुविधाएं भी हैं। डोमिनिक को लगता है कि रोआर्क का संघर्ष उसे और भी मजबूती देगा, लेकिन उसे यह भी डर है कि समाज और दूसरे लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि वह जानती है कि रोआर्क का सत्य और कौन सृजनात्मकता सबसे महत्वपूर्ण है, और यही उसे हमेशा रोआर्क के पास खींचता है। रोआर्क का आत्मबल और समाज के खिलाफ लड़ाई। जब भी स्टॉडर्ड टेम्पल शीन का डिजाइन इन स्वीकृत नहीं होता, तो रोआर्क एक निर्णायक कदम उठाता है। वह अपने डिजाइन को फिर से बनाता है, पूरी तरह से अपनी सच्चाई और दृष्टिकोण के अनुरूप। यह निर्णय उसे अपने भविष्य को खतरे में डालने की स्थिति में लाता है, लेकिन रोआर्क का विश्वास अपने सिद्धांतों पर इतना मजबूत होता है कि वह किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता। इस पूरी यात्रा में हमें रोआर्क का आध्यात्मिक उन्नयन और शारीरिक संघर्षण दिखाई देता है। वह जानता है कि वह अकेला है और उसकी यात्रा में संगठनों, परंपराओं और वैध सामाजिक दबावों न्यास के खिलाफ उसे खड़ा होना पड़ेगा। रोआर्क का अद्वितीय डिजाइन और अंत में रोआर्क का अंत न केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विश्वासों से समझौता नहीं करना चाहिए। वह स्टॉडर्ड टेम्पलान के डिजाइन में एक नई शुरुआत करता है और इसे एक जीवित उदाहरण मौन के रूप में पेश करता है कि सच्चे आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट अपनी कला में सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज को ही सुनते हैं, न कि जनता की राय। अब जब उसकी रचनाएं समाज में अधिक प्रसिद्ध हो जाती है, तो उसके पास सच्ची विजय होती है। वह जानता है कि उसका संघर्ष अकेला था, लेकिन अंत में उसकी कला और दृष्टिकोण ने उसे समाज की सबसे अद्वितीय और सशक्त पहचान डायकोस दिलाई है। यह भाग 5 का सारांश है, जिसमें रोआर्क की आर्टिस्टिक यात्रा और व्यक्तिगत संघर्ष को गहराई से दिखाया गया है। आपको कैसा लगा? क्या आप अगले भाग के लिए तैयार हैं? क्या रोआर्क का संघर्ष सफल होगा? क्या वह अपनी कला और विश्वास के साथ समाज को बदलने में सक्षम होगा? पार्ट 6 में हम देखेंगे कि रोआर्क की यात्रा उसके सबसे बड़े निर्णय की ओर बढ़ती है। क्या वह अपनी कला के लिए सब कुछ खो देगा या एक नई दुनिया बनाएगा? भाग 6 में हमें मिलेगा
रोआर्क का अंतिम उत्थान और उसकी मेन विजय फैंडाना का अविस्मरणीय पल। अगला भाग जल्द ही। पार्ट 6, रोआर्क की सफलता और समाज का विरोध। हावर्ड रोआर्क की महानता। पार्ट 6 में हम हावर्ड रोआर्क की जीवन यात्रा के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। अब उसकी पहचान और उसकी आर्किटेक्चरल कला समाज में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे रोआर्क मतास ने समाज के सामने अपनी सृजनात्मकता को साबित किया और अपनी कला को अवधारणाओं और बंधनों से मुक्त किया। यह वही समय है जब उसकी अंतिम चुनौती खुद सामने आती है, सफलता के बावजूद समाज का विरोध। हावर्ड रोआर्क के साथ यह दुविधा हमेशा बनी रहती है कि उसे अपनी कला को समाज के अनुरूप बनाना चाहिए या फिर अपनी आंतरिक सच्चाई के साथ पूरी तरह से कायम रहना चाहिए। इस हिस्से में यह संघर्ष और गहराता है। डोमिनिक और हावर्ड की अद्भुत प्रेम कहानी मतलब रोआर्क और डोमिनिक फ्रैंकोन की प्रेम कहानी और भी गहरी होती जा रही है। जहां एक ओर डोमिनिक को लगता है कि रोआर्क का संघर्ष उसे खुद के अस्तित्व का प्रमाण देता है, वहीं दूसरी ओर वह चाहती है कि रोआर्क को समाज की मान्यताओं के अनुसार कोई समझौता न करना पड़े। उनका रिश्ता प्रेम और आदर्शवाद के बीच के मूल्य संघर्ष उनका प्रतीक बन जाता है। डोमिनिक के दिल में एक खौफ भी है कि क्या वह कभी रोआर्क के साथ एक सामान्य जीवन जी पाएगी। यह प्रेम कथा रोआर्क के भीतर की असंयमित कला के साथ संघर्ष करती रहती है। रोआर्क का सफलता की ओर बढ़ता कदम। अब रोआर्क को एक प्रमुख आर्किटेक्ट के रूप में पहचान मिलनी शुरू हो जाती है। उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव मिलने लगते हैं। उसकी निर्माण कला अब समाज के सबसे बड़े दिग्गजों और प्रतिष्ठित व्यापारियों को आकर्षित करने लगी है। वह अपनी शैली में अनूठा है, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो सादगी, सौंदर्य और संरचनात्मक सच्चाईपन में विश्वास करता है, बजाय उन खोखले डिजाइनों के जो जनता की मान्यताओं के अनुरूप होते हैं। उसकी रचनाएं सकारात्मक ऊर्जा और सत्य का प्रतीक बन जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसे व्यक्तिगत और उन सामाजिक मंडी स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ता है। समाज के कुछ हिस्से उसे एक विद्रोही, एक समाज विरोधी और एक सामान्य नायक मानने के रूप में देखते हैं। इस विरोध के बावजूद रोआर्क अपने सिद्धांतों और कला से समझौता नहीं करता। रोआर्क का निर्णायक फैसला। इस भाग में एक अहम मोड़ आता है जब रेमंड कुसिकवास और अन्य संपत्ति मालिक उसे एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य का प्रस्ताव देते हैं। इस प्रोजेक्ट में रोआर्क को अपनी सबसे बड़ी सृजनात्मकता और विज्ञान बोध के सिद्धांतों को लागू करना होता है, लेकिन उसे उस कार्य के लिए सामाजिक स्वीकार्यता की कीमत चुकानी होती है। रोआर्क के लिए यह एक बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा महसूस होती है। वह यह देखता है कि अगर वह इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करता है तो वह एक अमनकली पहचान बान का हिस्सा बन जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला के बजाय समाज के दबावों को स्वीकार करेगा। लेकिन हावर्ड रोआर्क कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। इसीलिए वह यह निर्णय लेता है कि वह अपने डिजाइन को सिर्फ अपनी आत्मा के अनुसार फॉर्म बनाएगा, भले ही इसका मतलब उसे किसी बड़े अवसर को खो देना हो। यह उसके आत्मविश्वास और कला के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रोआर्क की निर्णायक सिद्धि, अंतिम जंग। अब रोआर्क को अपने निर्णय की कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय वह अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे इस संघर्ष में सच का साथ देना होगा। समाज की मान्यताओं और अस्वीकार्यता को नजरअंदाज करते हुए वह अपना आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रस्तुत करता है। अब वह न केवल आर्किटेक्ट के रूप में बल्कि संघर्ष के प्रतीकन के रूप में सामने आता है। रोआर्क का संघर्ष समाज की बुरी आदतों और खोखले दृष्टिकोणों के खिलाफ है। उसकी कला अब सिर्फ एक अनकली डिजाइन या सामाजिक स्थिति मास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सशक्त पहचान पास्ट बन चुकी है। समाज की प्रतिक्रिया और रोआर्क का ऐतिहासिक क्षण। रोआर्क के डिजाइन के विरोध और समाज की आलोचना के बावजूद उसका सिद्धांत उसे ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जाता है। उसकी रचनाएं अब सिर्फ आर्किटेक्चर की काव्यात्मकता नहीं, बल्कि वह संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकी है।
रोअर्क के वो सिद्धांत तथी ओचुन संघर्ष मोस्का अब पूरा समाज सम्मान करता है। समाज की उन पहचान पानीस अब उसकी कला से जुड़ी है और रोअर्क अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई के बल पर अपना स्थानीय और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करता है। अब वह सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक सच्चे आर्टिस्ट आपी के रूप में पहचाना जाता है। क्या यह संघर्ष रोअर्क की दुनिया को सिद्ध की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा? क्या वह अपने आर्किटेक्चर के साथ समाज को बदलने में सफल होगा या एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा? भाग 7 में हम देखेंगे कि रोअर्क के लिए क्या अंततः उसका आध्यात्मिक और पेशेवर सफर एक अद्वितीय बिना विजय ठामान में बदलता है। अगला भाग जल्द ही। यह भाग 6 का सारांश है जिसमें रोअर्क की सिद्धि, समाज का विरोध और उसके निर्णायक संघर्षण को विस्तार से दर्शाया गया है। यह साबित करता है कि कला और आत्मविश्वास कभी भी समाज से बड़े होते हैं। कैसा लगा यह हिस्सा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको हावर्ड रोअर्क की यात्रा और द फाउंटेन हेड की स्टोरी समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसे और भी प्रेरणादायक और गहरे विश्लेषणात्मक वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को और अधिक प्रेरित और जागरूक बना सकें। यदि आपने अभी तक द फाउंटेन हेड नहीं पढ़ा है और आपको हावर्ड रोअर्क की कहानी का पूरा अनुभव करना है तो मैं आपको इस किताब को खरीदने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने की सलाह देता हूं। यह किताब न केवल आर्किटेक्चर और कला के बारे में है बल्कि यह जीवन के प्रति दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को भी समझाती है। अगर आप खुद को एक सशक्त, स्वतंत्र और सच्चे विचारक के रूप में देखना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। बुक खरीदने के लिए लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, सच्चे प्रेरणा और ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं।